केसीजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं बलवंत सिंह आप सभी लोगों को ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ज्योग्राफी हमें अपन करनी क्या है, कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, याद कैसे करेंगे, उसको लर्न कैसे करेंगे, याद कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं स्टार्टअप। हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम? ज्योग्राफी। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी बोले तो किसकी बात करें? भूगोल। ज्योग्राफी या हम किसकी बात करें? ज्योग्राफी या भूगोल की बात करें। ठीक है, कि ज्योग्राफी क्या है, ठीक है, भूगोल क्या है, इसकी बात करें, इसके मीनिंग की बात करें, इसके अर्थ की बात करें। ठीक है, तो बात करते हैं पहली बात ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कि कैसी भाषा का शब्द है? ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक बोले तो एक कैसी भाषा का? ग्रीक बोलते हैं कि यूनानी भाषा का शब्द है। कैसी भाषा का शब्द है? एक यूनानी भाषा का शब्द है। यदि हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये कैसी भाषा का शब्द है? ये यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा का शब्द है। यानी यूनानी भाषा क्योंकि सबसे पहले ज्योग्राफी को जो मतलब विश्व स्तर पर बताया था वो यूनान के लोगों ने ही बताया था। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कि ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है। कितने शब्दों से बना है? कि ज्योग्राफी दो शब्दों से बना। कि ज्योग्राफी दो शब्दों से बना है। ये दो शब्द कौन कौन से हैं? तो ये दो शब्द हैं। ठीक है, ये दो शब्द हैं। एक का नाम है जियो और दूसरे का नाम है ग्राफिया। एक का नाम क्या है? एक का नाम है जियो और दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है ग्राफिया। तो जियो की बात करें कि जियो का जो अर्थ होता है, यानी कि जियो का जो मतलब होता है वो किससे होता है? वो होता है अर्थ से। और ग्राफिया का मतलब जो होता है वो होता है टू स्टडीज। किससे होता है? टू स्टडीज। यानी कि बात करें अर्थ का मतलब क्या हो गया? अर्थ का मतलब हो गया क्या? पृथ्वी। और टू स्टडी का मतलब क्या हो गया? टू स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन करना। टू स्टडी का मतलब क्या हो गया? टू स्टडी का मतलब हो गया अध्ययन करना। तो सिंपल सी बात यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी क्या है? कि ज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। कि ज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान है कि ज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का क्या किया जाता है? जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। कि पृथ्वी की बनावट का, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, ठीक है, पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाली नदियों का, पहाड़ों का, पर्वतों का, मतलब तमाम सारे महाद्वीपों का, महासागरों का, इन सब का वर्णन काय में कहता है। इन सब का वर्णन काय में कहता है? इन सब का वर्णन कहता है काय में? ज्योग्राफी में, यानी कि भूगोल। तो बात समझ आई कि यदि बात करें हम ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी कैसी भाषा का शब्द है? तो ज्योग्राफी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो ज्योग्राफी जो बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला कौन सा शब्द है? पहले का नाम है जियो और दूसरे का नाम क्या है? ग्राफिया। जियो का जो अर्थ होता है वो होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफिया का जो मतलब होता है वो होता है टू स्टडी। टू स्टडी का मतलब अध्ययन करना। ठीक है, तो अर्थात सिंपल सी बात की ज्योग्राफी क्या है? तो ज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंदर पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो बात हुई ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी शब्द की या ज्योग्राफी के कितने शब्दों से बना है और ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी है पृथ्वी का क्या करना? पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, तो पृथ्वी का अध्ययन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। ज्योग्राफी के जनक की यदि हम बात करें तो ज्योग्राफी का जो जनक है, ठीक है, ज्योग्राफी का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है हिकैटियस को। किसको कहा जाता है? कि ज्योग्राफी का जनक किसको कहा जाता है? ज्योग्राफी को का जनक कहा था किसको? हिकैटियस को। किसको कहा जाता है? हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक है, कि भूगोल का जनक या भूगोल का पिता या ज्योग्राफी का जनक या फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं हम? वो कहते हैं हम हिकैटियस को। हिकैटियस ने एक बुक लिखी थी, एक पुस्तक लिखी और उस बुक का नाम था जस पीरियोडस। क्या नाम था? उस बुक का नाम था जस पीरियोडस। ठीक है, क्या नाम था उस बुक का? उस बुक का नाम था जस पीरियोडस। ठीक है, जस पीरियोडस जो बुक थी वो किसकी थी? वो थी हिकैटियस की। और जस पीरियोडस बुक में संसार का, किसका? संसार का या विश्व का क्या किया गया था? संसार का वर्णन किया गया था। ठीक है, संसार का वर्णन किया गया है। कौन सी वाली बुक में?
जस पीरियोडस, जस पीरियोडस जो बुक लिखी वो किसकी लिखी गई, वो किसके द्वारा लिखी गई, वो लिखी गई हिकैटियस के द्वारा। किसके द्वारा? हिकैटियस के द्वारा। और इस बुक की खास बात क्या कि इसके अंदर संसार का क्या किया गया है, इसके अंदर संसार का वर्णन किया गया है। तो भूगोल के जनक की बात कर लें तो भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। लेकिन बात करें कि इस ज्योग्राफी शब्द का, ठीक है, तो जो ये है कि ज्योग्राफी शब्द का, ज्योग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम वर्णन किया गया, यानी कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन या ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ज्योग्राफी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया, सबसे पहले जो प्रयोग किया वो किया इरेटोस्थनीज ने। किसने किया? इरेटोस्थनीज। कि इरेटोस्थनीज ने क्या किया? ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया या ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले वर्णन किया। ठीक है, तो ये पूछा जाए कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, तो वो क्या किसने? इरेटोस्थनीज ने। यदि हम बात करें तो कहीं कहीं इनको ये भी लिखा हुआ मिल जाता है कि ज्योग्राफी का जनक किन्हें कहते हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं को हम ज्योग्राफी का जनक भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ज्योग्राफी का जनक इनको भी कहा जाता है और ज्योग्राफी का जनक इनको भी कहा जाता है, तो दोनों बातें कैसी हो गई? थोड़ी अलग अलग लग रही हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं, हम डिपेंड करते हैं ऑप्शन के ऊपर। यदि सिंपल सी बात आ गई ऑप्शन के अंदर, क्वेश्चन में आया कि ज्योग्राफी का जनक कौन है, पहले ऑप्शन में हिकैटियस है, दूसरे में इरेटोस्थनीज है, ये दोनों एक साथ हैं, तो हमें फिर किसको लगाना है? हमें लगाना है किसको? हिकैटियस को। फिर हमें वहां पर इरेटोस्थनीज को नहीं लगाना। लेकिन अभी CDS का पीछे सारा एग्जाम हुआ तो उसमें पता क्या पूछा गया? उसमें ये पूछा गया कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? इरेटोस्थनीज ने किया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यदि ऑप्शन के अंदर हिकैटियस ना हो, ठीक है, और सिंपल सी बात हो कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं, ऑप्शन में हिकैटियस नहीं है, तो हमें फिर किसको लगाना है? हमें फिर इरेटोस्थनीज को लगाना है। ठीक है, लेकिन यदि ऑप्शन में दोनों ही हो, हिकैटियस भी हो और इरेटोस्थनीज भी हो, फिर हमें इरेटोस्थनीज को नहीं लगाना, फिर हमें किसको लगाना है? फिर हमें हिकैटियस को लगाना। तो बात समझ आ गई होगी। ठीक है, कि भूगोल का जनक किसको कहते हैं? हिकैटियस को कहते हैं। और यदि बात करें कि ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, वो किया किसने? इरेटोस्थनीज। किसने किया? वो किया इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को ही हम क्या कहते हैं? इरेटोस्थनीज को ही हम ज्योग्राफी का जनक भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था या वर्णन किया था। ठीक है, इसके बाद कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है कि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं अभी। तो यदि हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं वर्तमान भूगोल के जनक की। वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो वर्तमान भूगोल का जो जनक कहते हैं वो कहते हैं हम अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और इनके साथ थे कार्ल रिटर। इनके साथ कौन थे? कार्ल रिटर। यानी कि बात करें कि वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहते हैं या फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वर्तमान भूगोल का जनक क्या है? वर्तमान भूगोल का जनक है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। ठीक है, जबकि भूगोल का जनक कौन है? हिकैटियस। और ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो किया किसने? किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने। जबकि वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। इसके बाद बात करें मानव भूगोल के जनक, इसकी बात करते हैं मानव भूगोल का जनक, कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं। ठीक है, तो बात करें कि मानव भूगोल का जनक, मानव भूगोल का मतलब इसके अंदर मानव का अध्ययन किया जाता हो। ठीक है, इससे जनसंख्या है हमारी, ठीक है, जनजातियां हैं हमारी, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो बात करते हैं कि मानव भूगोल का जनक है वो कौन है, तो मानव भूगोल का जनक है फ्रेडरिक रेटजेन। कौन है? फ्रेडरिक
जैक, यानी कि फ्रेडरिक रेटजेल को, ठीक है, क्या बोला जाता है, फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक बोला जाता है। तो बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। पहली बात तो भूगोल के जनक की, कि भूगोल का जनक हिकैटियस। ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने। और जबकि आधुनिक भूगोल का जनक कौन, आधुनिक भूगोल का जनक कौन है, आधुनिक भूगोल का जनक है कौन, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। जबकि मानव भूगोल का जनक कौन है, तो मानव भूगोल का जनक है कौन, फ्रेडरिक रेटजेल। कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कि वैसे जनरली जो बांटा जाता है कि भूगोल को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊं कौन कौन से हैं, तो ज्योग्राफी को हम लगभग दो भागों में पढ़ते हैं, या हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला जो भाग है वो आता है हमारा भारत का भूगोल। पहला जो भाग है हमारा वो कौन सा आता है, वो आता है भारत का भूगोल। और दूसरा जो आता है हमारा वो आता है विश्व का भूगोल। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है विश्व का भूगोल। और एक कौन सा था पहला, भारत का भूगोल, ठीक है। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इंडियन ज्योग्राफी, इसको हम बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी, और इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोनों में अंतर क्या होता है, वैसे देखा जाए तो भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, भूगोल तो कैसा भी है सब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों अलग अलग क्यों रखे गए, ये दोनों अलग अलग रखे गए क्योंकि दोनों में चीज अलग अलग होती है। वो चीज अलग अलग होती है क्या, वो चीज अलग होती है क्या, मैपिंग। क्या चीज अलग होती है, मैपिंग। कि मैपिंग के आधार पर भूगोल को दो प्रकार से पढ़ा जाता है। नंबर एक भारत का भूगोल में, और नंबर दो विश्व के भूगोल, ठीक है। तो बात समझ में आई। यदि हम बात करते हैं कि बोले भूगोल को कितने तरीके से पढ़ा जाता है, तो दो तरीके से पढ़ा जाता है। नंबर एक कौन सा, भारत का भूगोल, और नंबर दो कौन सा, विश्व का भूगोल, ठीक है। अब भारत का भूगोल विश्व का भूगोल से अलग क्यों है, क्योंकि दोनों के अंदर जो अलग अलग बातें हैं वो काय की हैं, वो है दोनों के अंदर अलग अलग है क्या, मैपिंग। कि दोनों की मैपिंग क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि भारत के भूगोल को और विश्व के भूगोल से अलग क्यों रखा गया, क्योंकि ये है क्या, मैपिंग के आधार पर दोनों को अलग अलग रखा जाता है। इसके बाद आगे बात करें कि बोले हमारे लिए इंपोर्टेंट कौन सा, तो हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट होता है वो ये होता है, क्योंकि इससे हमारे ज्यादातर क्वेश्चन निकलते हैं। क्वेश्चन इससे भी निकलते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा क्वेश्चन क्या निकलते हैं, कम निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं क्वेश्चन कम, कि विश्व के भूगोल से क्वेश्चन कम निकलते हैं, और अब की भारत के भूगोल से क्वेश्चन कैसे निकलते हैं, अधिक निकलते हैं। तो चलिए हम पहला इस वाले को ही कर लेते हैं। कौन से वाले को, भारत के भूगोल। तो हम करते हैं कौन से वाले को, पहले भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी को हम पढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो भारत का भूगोल, भारत का भूगोल या हम इसको बोलते हैं इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। कि भारत का भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी। चलिए पहली बात तो बात करते हैं भारत, किसकी बात करते हैं, पहली भारत, इसकी बात करते हैं भारत की। कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है, कैसे कैसे इसके आगे बात करते हैं। तो भारत की बात करें तो भारत का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया गया, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख वो मिलता है हमें ऋग्वैदिक काल में मिलता है, वो मिलता है हमें ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख काय में मिलता है, तो वो मिलता है ऋग्वैदिक काल में मिलता है, ठीक है। कि ऋग्वैदिक काल में मिलता है कि भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख काय में मिलता है, ऋग्वैदिक काल में मिलता है। आगे बात करें कि भारत शब्द का जो वर्णन है सबसे पहले कहां पर मिला, तो इसका उल्लेख किया गया ऋग्वैदिक काल में किया गया है। उसके बाद बात करें कि भारत शब्द का जो वर्णन मिलता है, कि भारत शब्द का सर्वप्रथम वर्णन, भारत शब्द का सर्वप्रथम वर्णन पुराणों में मिलता है, कहाँ में मिलता है, पुराणों में मिलता है। भारत शब्द का सर्वप्रथम जो वर्णन मिलता है, कहाँ में मिलता है, पुराणों में मिलता है, कहाँ में मिलता है, पुराणों में।
अब कौन से पुराण में मिलता है? ये मिलता है कौन से पुराण में? ये मिलता है वायु पुराण में, क्योंकि पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? 18। उन 18 पुराणों में एक पुराण है और उस पुराण का नाम है वायु पुराण, और वायु पुराण में सर्वप्रथम भारत शब्द का वर्णन मिलता है। ठीक है। अब वायु पुराण में कहा गया है कि वायु पुराण में एक राजा है, ठीक है, और उनके राजा का नाम है दुष्यंत। क्या नाम है? एक राजा है दुष्यंत, और इनकी पत्नी है, और उस पत्नी का नाम है शकुंतला। क्या नाम है उस पत्नी का? शकुंतला। दुष्यंत की एक पत्नी है और उन पत्नी का क्या नाम है? शकुंतला। और कहते हैं कि इन दोनों का एक पुत्र है, दुष्यंत और शकुंतला का क्या है? एक पुत्र है, और उस पुत्र का नाम है भरत। क्या नाम है? भरत। ठीक है। तो बात करें कि भारत शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है पुराणों में। कौन से वाले पुराण में मिलता है? वो मिलता है वायु पुराण में। कौन से वाले पुराण में मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। और वायु पुराण में एक राजा का वर्णन है, और इन राजा का क्या नाम है? दुष्यंत, और इनकी एक पत्नी है, और उस पत्नी का क्या नाम है? शकुंतला। ठीक है। और इनका एक पुत्र है, और उस पुत्र का नाम है भरत, और भरत के नाम पर ही कहा जाता है कि हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि हमारे देश का नाम जो भारत पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा? वो भरत के नाम पर पड़ा। भरत कौन था? भरत था राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र था। ठीक है। ये दोनों की कहानी कहाँ मिलती है? वायु पुराण में लिखी हुई मिलती है। पुराण किसका भाग है? पुराण का। तो भारत शब्द का सर्वप्रथम वर्णन पुराणों में किया गया। कौन से वाले पुराण में? वायु पुराण में। वायु पुराण की बात करें, इनमें राजा थे दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, दोनों का एक पुत्र था भरत, और इस भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत पड़ा। ठीक है। इसके बाद कहते हैं जो हमारा संविधान है, तो भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में मिलता है। ठीक है, कि भारत लिखा हुआ संविधान के अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 1 में भी मिलता है कि भारत शब्द का वर्णन संविधान में भी किया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 1 में किया गया है। लेकिन बात करें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कौन से वाले स्तर पर? कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को भारत नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो हम बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को इंडिया नाम से जाना जाता है। भारत को इंडिया नाम से जाना जाता है। भारत को इंडिया नाम से जाना जाता है। इंडिया के नाम से ही हम विश्व के अंदर जाने जाते हैं। हम यदि कहीं विश्व में जाते हैं, यदि हम ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो हम वहां पर भारतीय तो कहलाएंगे, लेकिन वहां पर हम इंडियन कहलाते हैं। ठीक है। तो भारत अर्थात इंडिया। तो ध्यान रखना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत को जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? वो इंडिया नाम से जाना जाता है। इंडिया नाम का वर्णन संविधान 1 में मिलता है। संविधान के आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 1 में भी मिलता है। ठीक है। अनुच्छेद नंबर 1 में भी क्या लिखा गया है? इंडिया और भारत नाम का वर्णन किया गया है। ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम भारत को इंडिया नाम से जानते हैं। जैसे मैच आते हैं हमारे भारत और पाकिस्तान के, तो वहां पर भारत पाकिस्तान नहीं आता, बल्कि इंडिया पाकिस्तान आता है। जब भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो वहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आता है, ना कि भारत ऑस्ट्रेलिया। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो इंडिया नाम से जाना जाता है। ठीक है। एक तो होती है स्थिति, एक क्या होती है? स्थिति, और एक क्या चीज होती है? एक होती है अब स्थिति। एक स्थिति और एक अब स्थिति। स्थिति जो होती है वो समय के साथ क्या होती रहती है? ये चेंज होती रहती है। जो स्थिति होती है, जो लोग हम बोलते हैं स्थिति, यानी कि स्थिति को हम बोलते हैं क्या? कंडीशन। स्थिति को हम क्या बोलते हैं? कंडीशन। और अब स्थिति को हम क्या बोलते हैं? लोकेशन। ठीक है। तो बात करें स्थिति, तो स्थिति क्या होती रहती है? स्थिति चेंज होती रहती है, जबकि जो अब स्थिति होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है। तो दोनों बातें समझ में आई कि स्थिति क्या होती है? स्थिति चेंज होती रहती है, और अब स्थिति क्या होती है?
वो कभी भी चेंज नहीं होती, यानी कि लोकेशन कभी भी चेंज नहीं होती, और जबकि जो कंडीशन होती है वो चेंज होती जाती है। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं भारत की अवस्थिति। किसकी बात करते हैं? भारत की अवस्थिति। भारत की अवस्थिति यानी कि लोकेशन ऑफ इंडिया। हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया की बात। इसकी बात करेंगे हम लोकेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत की अवस्थिति कि भारत कहां पर स्थित है। तो चलिए फिलहाल हम भारत एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम यहाँ पर, पृथ्वी का एक छोटा सा डायग्राम। ठीक है, कि ये माना है हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है। यहां से एक लाइन गुजरेगी और इस लाइन को हम बोलते हैं कौन सी रेखा? हम इसको बोलते हैं कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं हम इसको, या इसको कहीं कहीं ये भी बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या कहीं कहीं इसको हम विषुवत रेखा भी बोल देते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। अब हम यदि बात करें, ये वाली दिशा कौन सी? नॉर्थ, ये वाली साउथ, ये वाली ईस्ट और ये वाली वेस्ट। ये वाली कौन सी रेखा हो गई हमारी? 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री हो गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, तो यदि हम इसके ऊपर चलेंगे तो ऊपर की साइड कौन सी दिशा में चल रहे हैं? देखो ऊपर की तरफ चलेंगे तो इस वाली दिशा में चल रहे हैं ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर की ओर चलेंगे तो कौन सा वाला गोलार्ध हो गया? ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। कौन सा गोलार्ध हो गया? ये उत्तरी गोलार्ध। और नीचे की ओर चलेंगे तो कौन सा हो गया? इस वाली रेखा को 0 डिग्री मान लें तो इस वाली रेखा को क्या करेंगे हम? साउथ चलेंगे, साउथ और दक्षिण में चलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो एक तो ये होगी, तो ये वाली लाइन होगी भूमध्य रेखा। और यदि एक रेखा हमारी ये हो गई इस प्रकार से, यानी किधर से किधर को? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, वो ईस्ट और ये वेस्ट। तो देखो ये वाली रेखा कौन सी थी? 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, भूमध्य रेखा। एक ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो पूरी पृथ्वी के कितने हिस्से हो गए? 4 हिस्से हो गए, 4 पार्ट हो गए। कौन कौन से? 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक है, ये 4 पार्ट हो गए। जब 4 पार्ट हो गए तो बात करें इन 4 पार्टों में 4 गोलार्ध बन गए। इन 4 भागों को क्या बोलते हैं हम? 4 गोलार्ध बोलते हैं। कितने गोलार्ध बोलते हैं? 4। ठीक है भाई, देखो एक लाइन तो ये, एक लाइन तो ये वाली हो गई, ये वाली, और एक लाइन ये वाली हो गई। एक लाइन कौन सी हो गई हमारी? ये वाली। और इन दोनों लाइनों ने पूरी पृथ्वी के 4 हिस्से कर दिए, 1, 2, 3 और 1, 4। तो बात करते हैं ये वाली कौन सी दिशा होगी हमारी? नॉर्थ और ईस्ट। ठीक है, यानी कि होगी हमारी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर, यानी कि ये कौन सा हो गया हमारा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। मैंने आपको अभी बताया कि 4 पार्ट हो गए और चारों पार्टों को हम 4 गोलार्ध कहते हैं। ये गोलार्ध कौन सा बन गया? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये वाला कौन सा बन गया? ये वाला बन गया दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। ये वाला कौन सा बन गया? ये वाला बन गया हमारा दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ये वाला कौन सा बन गया? ये वाला बन गया हमारा दक्षिणी और पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला कौन सा बन गया हमारा? ये वाला बन गया उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। ये वाला कौन सा बन गया? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो हम बात करें जो हमारा इंडिया है वो कहां पर है? इस प्रकार से ये पृथ्वी मान ली, इस पृथ्वी कितने पार्ट हैं? 4। 4 पार्ट किस किसने कर दिए? एक तो कर दिए भूमध्य रेखा ने और एक कर दिए किसने? 0 डिग्री देशांतर रेखा ने। ठीक है, अब ये 4 पार्ट, हमारा इंडिया यहां पर है। इस टाइप से हमारा इंडिया यहां पर है। हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो लगभग लगभग इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। लगभग लगभग ऐसे कर, लगभग ऐसे करके हमें यहाँ पर हमारा इंडिया देखने को मिलता है। तो यदि बात करें तो जो हमारा इंडिया है, जो भारत है, वो कौन से वाले गोलार्ध में आ गया? तो भारत आ गया कौन से गोलार्ध में? भारत आ गया
कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से वाले गोलार्ध में आ गया? उत्तर पूर्वी। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में क्यों आ गया? क्योंकि 4 गोलार्ध बन गए। 4 गोलार्धों के नाम, पहले का नाम उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दूसरे का दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, तीसरे का दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध और चौथे का उत्तर पश्चिमी गोलार्ध। तो ये 4 गोलार्ध बन गए। 4 गोलार्ध किस किसके द्वारा बनाए गए? ये 4 गोलार्ध बनाए गए एक तो विषुवत रेखा के द्वारा और एक किसके द्वारा? एक 0 डिग्री देशांतर रेखा के द्वारा। ठीक है, कि 0 डिग्री देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा ने क्या काम किया? पूरे पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब ये अक्षांश रेखाएं क्या है? अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती हैं, या तो ऊपर की ओर खींचोगे, ठीक है, भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर, तो ये कहलाएंगी आपकी उत्तरी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और नीचे की ओर खींचोगे इनको यहां तक पूरा, तो ये तो होगी आपकी कौन सी? ये वाली तो होगी आपकी ऊपर वाली उत्तरी अक्षांश रेखाएं और नीचे वाली होगी आपकी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा में जाओगे तो उत्तरी अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा से नीचे जाओगे तो दक्षिणी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो अर्थात जो हमारा इंडिया है, जो इंडिया की जो लोकेशन है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उसके बाद बात करें तो ये जो अक्षांश रेखाएं खींच रही हैं ऊपर की ओर जा रही हैं, तो कोई अक्षांश रेखा इसके यहाँ से भी टच करके निकलेगी, यहाँ से टच करके निकलेगी, और कोई अक्षांश रेखा इसको काटती हुई जाएगी, और कोई अक्षांश रेखा इसके यहाँ कहाँ से निकलेगी? इसके ऊपर से भी निकलेगी, यहाँ से। ठीक है, अर्थात एक तो रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अब कौन कौन से अक्षांश के बीच भारत क्या है? स्थित है, तो उसकी भी बात कर लें। तो भारत 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो बात करते हैं हम। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि भारत कौन से वाले गोलार्ध में है? कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब कौन कौन सी अक्षांश रेखाओं के बीच है उसकी बात कर लें। तो बात करते हैं कि भारत 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है। भारत 2 अक्षांशों के मध्य स्थित है। अब वो अक्षांश कौन कौन से उनकी बात कर लें। ठीक है, तो यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की यदि हम बात करें, लगभग ऐसे हमारा भारत है, यदि बात करें तो मैंने आपको बताया था एक लाइन इधर से जाती है और एक लाइन इधर से जाती है। ये वाली कौन सी लाइन है? ये वाली लाइन है हमारी कौन सी रेखा? ये वाली लाइन है हमारी कौन सी? भूमध्य रेखा। और ये वाली कौन सी बताई थी मैंने आपको? ये वाली बताई थी आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके इधर चलेंगे तो कौन सी दिशा होगी? पूर्व। इसके इधर चलेंगे तो कौन सी वाली दिशा होगी? पश्चिम। और भूमध्य रेखा के हम ऊपर चलेंगे तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर। और इसके नीचे चलेंगे तो कौन सी दिशा होगी? दक्षिण। यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तर और नीचे की ओर दक्षिण। तो ये कौन सी बताई थी मैंने भूमध्य रेखा को? आपको पता था 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा बताई थी मैंने आपको इसको? कि इसको हम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो हम इसके ऊपर चले कि 1 डिग्री चले, कितने डिग्री चले? इसके ऊपर 1 डिग्री, फिर चले 2 डिग्री, फिर चले 3 डिग्री, फिर चले 4। ठीक है, ऐसे करते करते 5, 6, 7 और 8 डिग्री चले। तो भारत 8 डिग्री रेखा के थोड़ा सा ही ऊपर स्थित है। जो 8 डिग्री किधर की ओर चल रहे हैं हम? देखियो, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर चल रहे हैं तो ये कौन से वाले अक्षांश होंगे? तो ये होंगे कौन से वाले अक्षांश? तो ये होंगे कौन से अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। कौन से अक्षांश होंगे? ये उत्तरी अक्षांश। नीचे की तरफ हम चल नहीं रहे, नीचे की तरफ चलते तो हम क्या होते? दक्षिणी अक्षांश की ओर चलते, लेकिन हम ऊपर की ओर चल रहे हैं, उत्तरी अक्षांश की ओर। तो भारत का जो सबसे ये वाला पॉइंट है, तो ये 8 डिग्री कौन सी रेखा है? ये 8। ये कौन सी है? 7। ये कौन सी है? 6। ये कौन सी है? 5, 4, 3, 2 और ये कौन सी है? 1 डिग्री। ये वाली 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 डिग्री थोड़ा सा ही ऊपर है। 8 डिग्री से क्या है? थोड़ा सा ही ऊपर है। तो कौन से अक्षांश के आसपास स्थित है ये? 8 डिग्री। और 8 डिग्री से यहाँ पर 4 मिनट, यानी कि 8 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि कितने डिग्री का, कितने मिनट का अंतर है? 4 मिनट का। तो यदि हम बात करें तो जो भारत स्थित है वो कितने डिग्री पर, कौन कौन सी अक्षांश के बीच स्थित है? तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट किधर की ओर? उत्तरी अक्षांश की ओर। कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से जब हम ऊपर चल जाएंगे ऐसे करते करते 8, 9, 10, 11, 12, यहां से भी एक लाइन गुजरेगी, यानी कि यहां से एक लाइन गुजरेगी, यहां से एक लाइन गुजरेगी, कहां से? यहां से।
और ये आएगा यहाँ, और ये कौन सा डिग्री होगा 37 डिग्री, तो यहाँ पर बन जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट, और ये कितने डिग्री बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट। तो अर्थात भारत जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है। उत्तरी अक्षांशों के क्या है, मध्य है। ठीक है, ये भारत की कैसी भूमि है, ये भारत की मुख्य भूमि है। भारत की कैसी भूमि है, ये है भारत की मुख्य भूमि। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैली है। यह है नॉर्थ लैटिट्यूड और ये भी है नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, यानी कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है। ठीक है, तो ये कैसी है भारत की, ये है भारत की कैसी भूमि, तो ये है भारत की मुख्य भूमि। कैसी भूमि है भारत की, कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो कितने अक्षांशों के बीच है, वो 2 अक्षांशों के बीच है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस किस देशांतर के बीच है। तो अक्षांशों की तो बात हो गई है वाली। चलो एक चीज और, यहाँ पे कुछ क्या फैले हुए हैं, भारत के द्वीप फैले हुए हैं। क्या फैले हुए हैं, भारत के द्वीप। यहाँ पर एक द्वीप है और इस द्वीप का नाम है कौन सा, इस द्वीप का नाम है अंडमान एवं निकोबार। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह थोड़ा सा भारत की मुख्य भूमि से थोड़ा सा नीचे, यानी किसके सामने है, वो लगभग किसके सामने है, वो लगभग 6 डिग्री के सामने। यदि हम बात करें कि भारत द्वीपों सहित कहां तक फैला है, कि द्वीपों सहित जो है वो कितने डिग्री तक, वो 6 डिग्री के पास तक फैला है। तो यानी कि द्वीपों सहित कहां से कहां तक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला है। उत्तरी अक्षांश के मध्य है कौन, भारत। इसको मैं रफ कर दूं। ठीक है, तो यहां पर कितने डिग्री आएगा, तो यहां पर आएगा ये वाला पॉइंट कितने डिग्री पर, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो भारत फैला है, इसकी मुख्य भूमि फैली है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और जबकि इसकी कुल भूमि फैली है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच है। तो ये तो होगी इसकी अक्षांशों पर। ठीक है, कि अक्षांशों पर स्थिति क्या है और कौन से वाले गोलार्ध में है, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में फैला है, 2 अक्षांशों के मध्य है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। ये तो है इसकी मुख्य भूमि। जबकि कुल भूमि द्वीपों सहित कहां से कहां तक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि मुख्य भूमि यहां से स्टार्ट है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इसके बाद बात करते हैं, ये तो थी इसकी कौन सी वाली बात थी, ये भूमध्य रेखा यानी कि अक्षांशों की बात थी। अब कौन सी बात आती है, देशांतरों की। देखो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके हम इधर चलेंगे कौन से वाले देशांतर कहलाएंगे, पूर्वी देशांतर। इधर चलेंगे कौन से देशांतर कहलाएंगे, पश्चिमी देशांतर। हम किधर की ओर चलेंगे, हम इधर की ओर चलेंगे, राइट हैंड की ओर। तो यानी कौन सी दिशा में चलेंगे, हम पूर्वी दिशा में। तो यदि हम इसको ऐसा बढ़ाते हुए आगे चले इस प्रकार से, तो कोई लाइन होगी जो इसको टच करते हुए जाएगी इस प्रकार से, कोई लाइन ये भी होगी जो ऐसे टच करके हुए आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, तो बात करते हैं ये हमारे किस दिशा में, देशांतर के पूर्व देशांतर की ओर है। तो भारत किस किस देशांतर के बीच है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत 2 देशांतरों के बीच फैला हुआ है। ठीक है, कितने के बीच फैला हुआ है, केवल थी किसकी बात, अक्षांशों की बात। अब बात करते हैं कि भारत 2 अक्षांशों के मध्य है, सॉरी 2 देशांतरों के मध्य, भारत 2 देशांतरों के मध्य है, कि भारत 2 देशांतरों के मध्य स्थित है। ठीक है, अब वो देशांतर कौन से हैं, देखो कौन से होंगे, पूर्व की ओर चले तो पूर्वी देशांतर होंगे। तो कोई देशांतर रेखा यहां से भी तो गुजरेगी, इसके यहां से इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो जो रेखा इस वाले पॉइंट से गुजरती है तो उस रेखा का तो नाम होता है
कि उस रेखा का नाम क्या है, तो एक रेखा यहां से गुजरती है इस प्रकार से, तो यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, ये जो रेखा यहां से गुजरेगी तो इसका नाम है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री पर आता है, पूर्वी क्यों लिया, क्योंकि हम 0 डिग्री देशांतर के किस दिशा में चल रहे हैं, पूर्व दिशा में हम चल रहे हैं। तो यहां से जो बना हमारा, ये क्या बना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो किस देशांतर से स्टार्ट होगा भारत, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर भी एक बिंदु आएगा, यहाँ पर भी एक रेखा गुजरेगी यहाँ से, और इस रेखा का नाम होगा 97 डिग्री 25 मिनट। क्या नाम होगा इसका, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा होगा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो भारत दो देशांतरों के मध्य फैला हुआ है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो भारत कितने देशांतरों के मध्य है, भारत 2 देशांतरों के मध्य है। कौन कौन से के, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। यदि हम बात करें तो भारत 2 देशांतरों के मध्य है। कौन कौन से के मध्य, यह है कितने के मध्य है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। पूर्वी देशांतर के बीच फैला है, पूर्वी देशांतर के बीच फैला है, ठीक है। तो भारत की बात करें तो भारत की जो अवस्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी मुख्य भूमि, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है मुख्य भूमि, जबकि कुल भूमि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि किन किन देशांतरों के बीच है, ये 2 देशांतरों के बीच है। नंबर 1, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। कौन सा देश, हमारा देश भारत। तो ये थी भारत की अवस्थिति की बात, ठीक है। अब बात करते हैं भारत के इसके पूर्वी बिंदु यानी कि उत्तरी बिंदु की, दक्षिणी बिंदु की, पूर्वी बिंदु की और इसके पश्चिमी बिंदु की। तो इतनी बात तो समझ में आई होगी। तो इतनी बात आई होगी कहां से, कहां तक, कि बोले भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, और जबकि ठीक है द्वीपों सहित 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। जबकि ये 2 देशांतरों के मध्य है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कितने तक, 37 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। पूर्वी देशांतर क्योंकि हम 0 डिग्री के किधर है, पूर्व में। उत्तरी अक्षांश क्यों है, क्योंकि 0 डिग्री से हम क्या है, उत्तरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से किधर है, हम उत्तर की ओर। कौन से गोलार्ध में है, तो ये गोलार्ध में कौन से, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आगे बढ़िए और मेहनत करते रहिए, ठीक है। उसके लिए बाय।